ओके। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का 26 दिसंबर 2022 को आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, प्री बोर्ड का जो पेपर होने वाला है, इसके लिए एक हेल्पफुल कंटेंट जो कि रहेगा हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और इससे पहले भी आपके फिजिकल के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए 2 सैंपल पेपर मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, ये दूसरे सैंपल पेपर का पार्ट नंबर हमारा 2 है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, और ये जो पूरा का पूरा सैंपल पेपर है इसे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और समझाने की भी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सभी वीडियो को कंप्लीटली जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो पेपर के पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेंगे, क्योंकि 30 मार्क्स की आपकी इसमें प्रैक्टिकल होगी। ओके, अब देखिए आपका जो पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा और क्वेश्चन होंगे टोटल 37। खंड ए में आपके 18 जो है वो 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और खंड बी में 19 से 24 यानी कि 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। आपको कितने का आंसर देना है? 5 का आंसर देना है, यानी कि एक चॉइस इसमें मिल जाएगी। ठीक है, फिर खंड सी रहेगा 25 से 30 यानी कि 3 मार्क्स के, इसमें आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, बट आपको जो है वो टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। फिर खंड डी आ जाएगा 31 से 33, ये 4 मार्क्स के आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे, और हर एक केस स्टडी में आपसे एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू नहीं होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर खंड ई आ जाएगा, इसमें आपके 34 से 37 यानी कि 5 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, बट आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 देखा है उन्हें पता होगा कि पार्ट 1 में हमने खंड ए और खंड बी इन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 की, यहाँ पे आई बटन में लिख देना, मतलब लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, और चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खंड नंबर सी और खंड नंबर डी, जो कि हमारा पार्ट नंबर आज का 2 हो जाएगा। ओके, इसमें हम 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर आपका खंड ई आ जाएगा। खंड ई को मैं कल सुबह डाल दूंगा, सुबह के टाइम पे 9-10 बजे के आसपास। ठीक है, तो खंड ई देख लीजिएगा सुबह के टाइम पे। अभी जो हम बात करेंगे वो हम सेक्शन सी और डी की बात करेंगे। ओके बच्चों, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से समझ सकते हैं। सेक्शन ए का क्या इंपॉर्टेंस है, सेक्शन बी में क्या इंस्ट्रक्शन है, सेक्शन सी, डी और ई, ये पूरा का पूरा आपका पेपर का पैटर्न है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे सेक्शन नंबर ए था हमारा पार्ट 1 का, जैसे कि आसन की पहचान करो, तो ये आसन हमको दर्शा रहा है भाई पश्चिमोत्तान के बारे में। ठीक है, फिर ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन था। ओके, लीग टूर्नामेंट को किस रूप के नाम में जाना जाता है, दूसरा तो राउंड रॉबिन था इसका आंसर। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए थे पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिएगा। ओके, फिर हमारा सेक्शन नंबर बी आ गया था। सेक्शन बी में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिनको भी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जरूर देखिएगा। ओके, वेल, यहाँ पे शुरू होता है हमारा आज का जो मेन पार्ट है, सेक्शन नंबर सी प्लस में सेक्शन नंबर डी। ओके बच्चों, तो सेक्शन सी की हम बात करेंगे। खंड नंबर सी आ चुका है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न की, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, देखिए लिखेंगे इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई प्रतियोगिता की समाप्ति पर विभिन्न समितियों के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। एक रहेगा कि प्रतियोगिता के शुरुआत होने से पहले, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता की समाप्ति पर। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने दौरान वाले बता दिए थे, इसमें समाप्ति के बता दिए हैं, और अगली वीडियो में आपको जो है इसके पहले के कार्य बता दूंगा। ठीक है, तो तीनों ही आपके पार्ट जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो में हम प्रतियोगिता की समाप्ति पर जो समितियां होती हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं इनको हम डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली समिति होती है बच्चों आयोजन प्रबंधन समिति। ये एक तरीके से जो जितनी भी समितियां होती हैं उनकी एक हेड होती है एक तरीके से। ठीक है, तो आयोजन प्रबंधन समिति क्या करती है, जितनी बाकी की समितियां हैं, चाहे वो पुरस्कार वितरण समिति हो, प्रचार क्रय वित्तीय, जो भी समिति है, हर एक समिति से क्या करती है, रिपोर्ट लेती है, उस पर विचार विमर्श करती है, जानकारी ऑथेंटिक है या नहीं है इसको चेक करती है, और उसके बाद में सभी रिकॉर्ड को एक प्रशासनिक निदेशक होते हैं प्रतियोगिता के, उनको उपलब्ध करवा देते हैं। ठीक है, पहला कार्य इसका ये हो गया। दूसरा कार्य है बच्चों, ये है पुरस्कार वितरण समिति। तो ये क्या करती होगी बेसिकली, देखो पुरस्कार वितरण समिति जो है वो एक समिति है सजावट और समारोह समिति। इनके साथ में मिलकर जो भी सामान वगैरह होता है, ठीक है, पुरस्कार वगैरह होते हैं, कहाँ कहाँ कितना गया,
ठीक है, और कितना बच गया वो सभी के सभी किसको दे देती है, आयोजन समितियों को प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, फिर तीसरी है प्रचार समिति। तो प्रचार में प्रतियोगिता के दौरान उससे पहले प्रतियोगिता की समाप्ति तक कितना खर्चा आया है, इस खर्चे का पूरा लेखा जोखा, पूरी जो रिपोर्ट है वो देना किसे, आयोजन समिति को, प्रचार समिति का कार्य होता है। साथ ही ये मीडिया रिपोर्ट को भी मीडिया को ना एक रिपोर्ट भेजती है प्रचार समिति कि हमारे इस खेल में इतना पैसा खर्च हुआ था यहाँ पे। ठीक है, फिर आती है क्रय समिति। क्रय समिति सिंपल सी बात है भाई कि जो उपकरण हो गए प्रतियोगिता के दौरान में या फिर वस्तु वगैरह हो गई, तो इनकी जानकारी, कितना खर्चा हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कोई टूटी फूटी तो नहीं है, तो इन सभी की जिम्मेदारी किसकी होती है, क्रय शक्ति। फिर आती है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति क्या करती है भाई, पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो इसके पास में होता है। कुल आय का व्यय का लेखा जोखा तैयार करना, और बजट यानी कि मान लेते हैं प्रतियोगिता के लिए 100 रुपए का बजट बनाया गया, और वित्तीय समिति जो है वो कुल आय यानी कि खर्चा और पैसा जितना है उसका लेखा जोखा करती है। तो मानती है कि भाई 10 रुपए हमारा नुकसान हो गया है, तो ये वित्तीय समिति का कार्य है। 10 रुपए का फायदा हुआ है, ये पता लगा ना वित्तीय समिति। ठीक है, फिर आती है अधिकारियों के लिए समिति। तो सिंपल सी बात है, जब प्रतियोगिता खत्म हो गई तो अधिकारियों को उनका पैसा दे दिया, थोड़ा धन्यवाद ज्ञापित कर दिया, थैंक यू बोल दिया, और वट एवर जो भी थोड़े भाषण देने होते वो दे दिए, चलो फिर। ओके, फिर आता है 7, भोजन तथा आवास समिति। आवास स्थल पर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे ठीक कराना और सभी जानकारी आयोजन समिति को देना। ठीक है ना, भोजन तथा आवास समिति क्या कहती है कि यदि आवास स्थल पर कोई भी नुकसान हो गया है तो उसे ठीक करवाती है, और अनदर कोई जानकारी तो ये दे देती है। फिर आती है प्राथमिक चिकित्सा समिति। तो चिकित्सा के संबंध में जो भी सामान खरीदा था, कितना यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ था, इसकी एक रिपोर्ट बना के आयोजन समिति को देती है। और फिर सबसे आखिरी में जो आयोजन समिति होती है वो सभी की रिपोर्ट लेके क्या करती है, विचार विमर्श, ऑथेंटिक जानकारी देखती है, उसके बाद में शास्त्रीय निदेशक को अपनी रिपोर्ट दे देती है। ठीक है, तो अब मत कहिएगा कि सर जी आपने जो है वो आंसर समझाया नहीं ढंग से। एक ही बार में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आंसर समझा दिया है। ठीक है बच्चों, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा आपको लिखना नहीं है, मतलब 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, 4 लिख देना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आएगा तो आपको 5 6 तो लिखने पड़ेंगे कम से कम। ओके, अब इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ वेरियस कमिटीज एट द एंड ऑफ द कंपटीशन। तो क्या क्या होते हैं भाई, सबसे पहली है ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कमेटी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, परचेज कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, एंड अनदर इज कमेटी फॉर ऑफिसर्स, फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी, एंड फर्स्ट एड कमेटी। ये चीजें इसमें आ जाती है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है 26, भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग के रूप में कार्बोहाइड्रेट सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इस संबंध में आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे प्रकार लिखने थे। ठीक है ना, आपको कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं ये लिखने थे बेसिक। ठीक है, तो देखते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार है। तो बेसिकली 2 तरीके की कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक होती है शर्करा कह लो, या फिर ये कह सकते हैं कि साधारण कार्बोहाइड्रेट, और दूसरी जो है वो एक होती है जटिल, यानी कि जिसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ओके, पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ। अब ये हो गया, अब एक एक करके दोनों को हम समझ लेते हैं होता क्या है। तो शर्करा या फिर कह सकते हो कि साधारण कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, रसीले फल जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास, और इन सभी में पाया जाने वाला एक क्या है, स्वाभाविक मिठास है। ठीक है ना, मीठापन है बेसिकली। इनमें क्या होता है, इनमें शर्करा मोनोसेक्राइडस और डाइसेक्राइडस व ट्राइसेक्राइडस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, शर्करा जो है वो उसमें इन 3 पर्टिकुलर टाइप में पाई जाती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज व माल्टोज। यह पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं, जो कि साधारण शर्करा को यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया। साधारण शर्करा किसे कहते हैं, तो बेसिकली साधारण शर्करा जो है वो मोस्टली जो है आपको जो अनाज है जैसे गेहूं, चावल, रसीले फल जैसे कि गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास, यहाँ पे देखने इनमें सभी को देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मोनोसेक्राइडस, डाइसेक्राइडस, ट्राइसेक्राइडस, उसके बाद में फिर ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, इन सभी में बेसिकली क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं ये सारे। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा है वो है जटिल वाला। बेसिकली जटिल यानी कि जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, और इसमें शर्करा जो है
वो पॉलीसैकराइड्स के रूप में पाई जाती है और ये पानी में घुलनशील नहीं होती। यानी कि जो विशेषता हमने साधारण की पढ़ी है, ठीक उसके उलट जो है वो हमारी दूसरी वाली बन जाती है, जटिल वाली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये प्रमुख होते हैं, जबकि साधारण में कौन प्रमुख होते हैं? मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड ट्राइसैकराइड्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जटिल में स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज प्रमुख होते हैं। आलू बेसिकली ये जो है जटिल वाला, ये किसमें पाया जाता है? आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल, इन सभी में पाया जाता है। हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा इसी पॉलीसैकराइड्स के रूप में मिलती है। यानी कि हम जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है ना, जो हम ग्रहण करते हैं, वो हमें पॉलीसैकराइड्स के रूप में प्राप्त होते हैं। ये भी एक पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई जो ज्यादातर हम जिस कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में जाती है वो किस रूप में जाती है? तो पॉलीसैकराइड्स के रूप में जाती है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। दोनों के दोनों आपको समझा दिए मैंने कि भाई आपकी जो साधारण शर्करा है यानी कि कार्बोहाइड्रेट के संबंध में, तो साधारण कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। चलिए अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस। राइट इज टाइप्स। तो टाइप्स इज वन, शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसैकराइड्स। ये तरीका है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हो गए, शुगर एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकराइड। ओके, नाउ देखिए टू द पॉइंट आंसर की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, सीधा टू द पॉइंट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हार्वर्ड शेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। दैट मींस हार्वर्ड शेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व के वर्गीकरण के लिए जो बातें कही गई, जो उन्होंने जानकारी दी है, वो हमें यहाँ पे समझानी। तो बेसिकली देखो शेल्डन थे कौन? तो शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। 3 भाग कौन कौन से? पहला भाग था, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टोमॉर्फिक यानी कि सेरिब्रोटोनिया। दूसरा था मेसोमॉर्फिक मॉर्फिक यानी कि सोमोटोटोनिया, एंड एंडोफॉर्न यानी कि विसोटोनिया। अब ये जो थे, पहले हम शेल्डन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण 3 भागों में किया था, ठीक है, जो कि उन्होंने देख लिया। शेल्डन जो थे वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 19 नवंबर 1898 को हुआ था। उन्होंने व्यक्ति के शरीर की बनावट के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा था, जो हमने देख लिया। अब एक एक करके समझते हैं 3 भाग थे कौन से। तो सबसे पहला आता है एक्टोमॉर्फी। ठीक है, एक्टोमॉर्फी ये भाग आता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इस भाग में कंधे जो होते हैं वो संकीर्ण हो जाते हैं, कंधे जो है वो काफी संकुचित हो जाते हैं, हाथ पांव पतले हो जाते हैं, मुंह संकीर्ण हो जाता है और छाती समतल हो जाती है। वह पतले हो जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, चुप रहते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, गतिविधियों में कम रुचि रखते हैं। ठीक है, तो समझ गए। बेसिकली देखो एक्टोमॉर्फी, इसका मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि इस संबंध में जो व्यक्ति होता है उसके कंधे संकीर्ण हो जाते हैं, उसके हाथ पांव जो है वो काफी पतले हो जाते हैं, उसका मुंह जो है वो भी संकीर्ण हो जाता है, छाती नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति है वो पतला हो जाता है, ज्यादा सोचता है, चुप रहता है, ठीक है, स्वयं के बारे में ज्यादा सोचने लगता है, ठीक है, उसके अंदर आशा नहीं रहती है, निराशावादी हो जाता है और काम वगैरह कम करने लगता है। तो ये इसमें चीजें आ जाती है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है मेसोमॉर्फी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि व्यक्ति का शरीर गठीला हो जाता है, जैसे कि गठीला यानी कि उसका जो शरीर वो काफी मजबूती टाइप में, जैसे कि कंधे उसके चौड़े होने लगते हैं, यानी कि कंधे होते हैं जैसे जिम वगैरह आप लोग जाते हो, ठीक है, तो जो कंधे होते हैं वो काफी मतलब जिम करते हो तो अच्छे लगते हैं आपको देखने, तो वैसा ही हो जाता है। हाथ पांव जो है वो ताकतवर होने लगते हैं और छाती भी बड़ी हो जाती है। इनमें मांसपेशियों की संख्या ज्यादा होने लगती है मेसोमॉर्फी में, ठीक है, और वह उत्साही, रोमांचक, आशावादी और प्रतियोगी हो जाते हैं। यानी कि उसके अंदर एक तरीके से ना एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, वो उत्साही हो जाता है, उसे लगता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो काम चाहिए, मेरे अंदर बहुत आशा है, मैं प्रतियोगिता कर सकता हूं। ये मेसोमॉर्फी में आ जाता है। ठीक है, दूसरा है एंडोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फ में क्या होता है कि इस समय जो व्यक्ति का शरीर है वो गोलमटोल हो जाता है, बड़े कूले कंधे संकीर्ण हो जाते हैं और उसके अंदर वसा यानी कि फैट जो है वो मोटा ज्यादा हो जाता है। इनके हाथ पांव में ज्यादा वसा पाई जाती है, यानी कि ज्यादा मोटा हो जाते हैं। ये ज्यादातर मजाक करने वाले होते हैं, आराम पसंद होते हैं और ये सामाजिक प्रकृति के लोग होते हैं, बेसिकली जो ज्यादातर होता है कि लाला टाइप में बस बैठे बैठे कमाते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनका भी सीन है। ठीक है,
तो दोबारा समझा दूं एक बार। देखो, एक्टोमॉर्फी का मतलब ये है, आप अपने आप पे इसको लेके देखना कि आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आप दुबले पतले हो, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, ठीक है, ज्यादा सोचते हो, आपके अंदर आसानी, आप आलसी हो, ये है एक्टोमॉर्फी। ठीक है। दूसरा है मेसोमॉर्फी। इसमें यह है, आप ऐसे अपने आप को गैस करो, आप जिम जाते हो, आपके कंधे चौड़े हो गए, हाथ पांव फूल रहे, आपके अंदर ताकत आ रही है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर एनर्जी, आप कुछ करना चाहते हो, आपको करने का मौका भी मिलता है, ये मेसोमॉर्फी है। एंडोमॉर्फ है कि भाई यहाँ पे ना बंदा जो है वो थोड़ा सा मेसोमॉर्फी से अलग हो गया है। दैट मीन्स एंडोमॉर्फ में क्या हो गया है भाई कि बंदा जो है थोड़ा और ज्यादा मोटा हो चुका है, उसके कंधे कुल्ले जो थोड़े संकीर्ण हो चुके हैं, ठीक है, उसमें फैट ज्यादा आ चुका है, वसा पहुंच चुकी है ज्यादा से ज्यादा। अब वो केवल ज्यादातर बैठे बैठे काम करने को सोचता है, ठीक है, आराम पसंद है, मजाकिया है, और समाज में जो गतिविधियां होती है उन पे ज्यादा ध्यान देने, ठीक है, उन पे बेसिकली अपनी बातें रखने लगता है, ये चीजें हैं इसमें। ओके, तो ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोबारा मैंने आपको फिर से समझा। ओके ना, अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय हार्वर्ड स्टैंडर्ड। तो हार्वर्ड स्टैंडर्ड के बारे में पहले आप ये पॉइंट पढ़ लो, उसके बाद 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्टोमॉर्फी, ठीक है, एंड थर्ड है मेसोमॉर्फी, एंड सी है एंडोमॉर्फी। तो एक्टोमॉर्फी क्या है, मेसोमॉर्फी क्या है, एंडोमॉर्फी क्या है, आप इन सभी को इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विशेष जरूरतों वाले बच्चे अथवा दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन कीजिए, कोई 3 लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या बताना है कि वे बच्चे जो CWSN विशेष जरूरत वाले या दिव्यांग बच्चे हैं, जब वो शारीरिक क्रियाओं को करते हैं तो उन्हें किस किस तरीके का लाभ प्राप्त होता है, या फिर वो अगर करे तो कैसा कैसा लाभ प्राप्त होगा, कोई 3 लिखने हैं। देखिए आपको बोले गए हैं 3, लेकिन मैं आपको 6 से 7 समझा दूंगा। तो आप क्या करना, जब 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाए तो जितना समझाऊंगा पूरा का पूरा लिख देना, और 3 मार्क्स में आएगा तो आपको 4 से तकरीबन 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, बस ज्यादा नहीं। ओके, तो विशेष जरूरत वाले बच्चे यानी कि दिव्यांगों के लिए आप देख सकते हैं लाभ। सबसे पहला लाभ है स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य लाभ होता है कैसे भाई, दिव्यांग जो है विशेष जरूरत वाला जो बच्चा है, इसके स्वास्थ्य स्तर में बढ़ोतरी होती है तथा उसके विकार होने की संभावना कम होती है। मान लेते हैं कोई दिव्यांग बच्चा है जिसको चलने में दिक्कत होती है, तो जब वो सारे क्रियाओं में अपने तरीके से भाग लेता है तो क्या होता है भाई, उसकी ये संभावना बढ़ जाती है कि वो ना अब थोड़ा सा उसके अंदर उस अपनी बीमारी से लड़ने की ना बेसिकली क्या होगा, क्षमता आने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी है कार्य क्षमता। बेसिकली जब CWSN बच्चे, दिव्यांग बच्चे सारी क्रियाओं में भाग लेते हैं तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है अपने कार्य करने के लिए। ठीक है, वो स्वयं के जो कार्य होते हैं उसे बिना किसी की सहायता से करने की कोशिश करते हैं, अन्य जो कार्य उनको भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक, फिर आता है यहाँ पे मानसिक सुधार। तो सभी को पता है कि जब बच्चे इनमें भाग लेते हैं तो उनकी मनोदशा, सुयोग्यता, अवसाद तथा चिंता के स्तर में कमी आती है। दैट मीन्स उनकी मनोदशा क्या है कि हम तो मतलब समाज से कटे हुए हैं, लोग हमें चाहते नहीं है, हमारी स्थिति इतनी खराब है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, ठीक है, तनाव रहते हैं। लेकिन जब वो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेंगे तो उनके इस स्तर में कमी आएगी और वो थोड़े उत्साही होंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है चौथा, आत्मसम्मान। बेसिकली जो बच्चे सारी क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें फिर अपने अंदर एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना बढ़ जाती है कि मैं भी एक दिव्यांग होने के बावजूद भी मैं खेल सकता हूँ, मैं अपने कुछ कार्य कर सकता हूँ, इन आम लोगों की तरह मैं भी कुछ कुछ कर सकता हूँ। तो उसके अंदर ना एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद है पांचवा, व्यक्तित्व। बेसिकली दिव्यांग का व्यक्तित्व के सभी पक्षों में निखार आता है जब वो सारी क्रियाओं में भाग लेता है, तो उसकी ज्ञानेंद्रियां जो होती है वो जागृत होती है और वो अपने व्यक्तित्व को लेकर जो चिंतित होता है उसके संबंध में वो दूर हो जाता है, और वो उसके अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, जिससे एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति होने का उसे भी आभास होता है। ठीक है, फिर आता है छठा, सामाजिक लाभ। जब भी आप कहीं खेल खेलने के लिए जाते हो तो आप अकेले तो कोई बड़ा खेल खेल नहीं सकते, तो इससे क्या होता है कि आपके नए नए दोस्त बनते हैं, खेल खेलते समय आपको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नई नई बातें पता चलती हैं, आपको ये एहसास नहीं होता कि आप कैद हो, कि आप दिव्यांग हो, आपको ना आजादी का अनुभव होता है। ठीक है, लोग आपको ये कहने से फिर बचते हैं कि ये तो दिव्यांग होने के बावजूद भी खेल खेलता है, अपने सारे काम कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक लेवल पे आपको आत्मसम्मान, आपको सम्मान दिया जाने लगता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, मानसिक सुधार, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ, ये सभी पॉइंट आपके इसमें आ जाएंगे।
ठीक है बच्चों, कंप्लीट आपको समझ में आ गया? ठीक है, देख सकते हैं। आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज, राइट एनीथिंग। देख सकते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हेल्थ केयर के संबंध में, वर्क कैपेसिटी के संबंध में, मेंटल इंप्रूवमेंट के संबंध में, सेल्फ स्टीम के संबंध में, पर्सनैलिटी एंड सोशल बेनिफिट्स। दैट्स ऑल योर आंसर। ओके, कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि महिला खिलाड़ी त्रय क्या है, किन्हीं दो का वर्णन करो। बेसिकली महिला खिलाड़ी त्रय का मतलब होता है कि महिलाओं के संबंध में उनके शरीर में जो रोगों के लक्षण होते हैं, रोगों का जो समावेश होता है, उसको महिला खिलाड़ी त्रय कहते हैं। ठीक है, या फिर महिला एथलीट त्रय, महिला खिलाड़ी एथलीट त्रय, वट एवर, जो भी आप जैसे कह सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए ऑल ऑफ दिस। ओके, तो देखेंगे सबसे पहला है भाई, यहाँ पे देखो अस्थि सुचिता। बेसिकली आपको किन्हीं दो का वर्णन करना है, मैं आपको तीन बताऊंगा, ताकि जब ये इस तरीके से 5 मार्क्स में आएगा ना, तो आप तीनों लिख देना, तीनों मार्क्स आपको, पांचों के 5 मार्क्स मिल जाए। जब 3 में पूछा गया तो आपको 2 ही लिखने हैं। ओके, तो अस्थि सुचिता, तो रजोरोग तथा खाने संबंधी विकार यह एक गंभीर बीमारी है जिससे जीवन में लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर व खतरनाक परिणाम होते हैं। इन रोगों समूहों में 3 परस्पर संबंधित परिस्थितियां होती हैं। नहीं समझे? देखो देखो देखो, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली होता क्या है कि अस्थि सुचिता, रजोरोग और खाने संबंधी विकार, ये 3 होते हैं। ठीक है, जो महिला एथलीट खिलाड़ी थे ये 3 होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली गंभीर बीमारियां होती हैं जिससे कि जीवन में लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर व खतरनाक परिणाम होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको वैसे मैंने 2 ही बताए हैं क्या? एक सेकेंड, हाँ शायद मैंने आपको 2 ही बताए हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आपको 2 बता रहा हूँ। एक है रजोरोग और एक है यहाँ पे भोजन संबंधी विकार। तो रंजोरोग क्या होता है, इसको भी आपसे अलग से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ऐसे याद रखेंगे। रंजोरोग बेसिकली महिलाओं के संबंध में प्रजनन योग्य आयु वाली स्त्रियों को मासिक रक्तस्राव नहीं होते, यानी कि जब महिला प्रजनन कर सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, उस स्टेज में है, तब उसे मासिक रक्तस्राव नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो रजोरोग है, ये बीमारी उनके अंदर आ जाती है बेसिकली। या फिर मासिक रक्तस्राव आता है तो वो कई महीनों तक चलता है। ठीक है, और फिर कई बार होता है ना कि एक टाइम है कि 21 से लेके 35 दिन के बीच में, या तो टाइम इस टाइम के बीच में आएगा तो ठीक है, अगर 21 दिन से पहले और 35 दिन के बाद में आता है तो ये एक खतरा है उनके लिए। तो यही चीज है कि अगर ऐसा होता है तो ये खिलाड़ी का डर है, बहुत बहुत खतरनाक वाला। ओके, उसके बाद अब इसका कारण क्या भाई, इसका कारण ये है कि ज्यादा अधिक तीव्र वाले व्यापय, व्यापय यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो व्यायाम। ओके, व्यायाम, शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार कम कैलोरी वाला भोजन। ठीक है, यानी कि आप कोई खेल खेलते हो, रेसिंग करते हो, आपको डेली जो है वो 1000 कैलोरी बर्न करनी चाहिए, लेकिन आप बर्न करते हो मात्र 500 कैलोरी। तो आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली, मतलब जो महिलाएं हैं जिनमें रजोरोग का ये समस्या होती है, उनमें क्या होता है कि वो खाना अच्छा नहीं खाती हैं, उनके शारीरिक आवश्यकता और उनके खेल के अनुसार। ठीक है, इसी कारण ये बीमारी उनके होती है। अब ये बेसिकली क्या है कि कई कारणों से, जैसे कि आप खाना टाइम पे नहीं खाते हैं। ठीक है, और जैसे होता है ना कि किशोर अवस्था में जब किशोरियों का बेसिकली ऊपरी स्टेज में आ रहे होते हैं, यानी कि किशोर अवस्था में जब एंटर कर रहे होते हैं, तो उस समय आप सभी को पता है हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, तो ये चीज है। शादी जब शुरुआत में बेसिकली मासिक रक्तस्राव होता है, तो उस समय ज्यादा बेसिकली रक्तस्राव हो जाता है, तो ये भी आ जाता है। कई बार ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण लेते हैं, तो ये भी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये कुछ कारण है जो इजीली आप समझ सकते हैं। दूसरा है भोजन संबंधी विकार। बेसिकली जब महिला या फिर जब व्यक्ति सामान्य से अधिक मात्रा में या फिर बहुत कम मात्रा में, मान लेते हैं कि आपको 4 रोटी की भूख है, आप 2 रोटी खा रहे हो या फिर 1 रोटी खा रहे हो, और दूसरी स्टेज है कि 4 की जगह आप 6 रोटी खा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपका भोजन संबंधी विकार बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कम खाना खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे एसिडिटी, पेट खराब, और आप अपना खेल नहीं खेल पाएंगे। तो ये सारी चीजें भोजन संबंधी विकार भी आ जाता है। तो इस प्रकार ये मानसिक बीमारी होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक होती है बुलिमिया अतिशयशुदा। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा डीपली में नहीं जाना, बस ये याद रखना भोजन संबंधी विकार के होते हैं। ठीक है, वेल आपको ये महिला एथलीट खिलाड़ी तरह के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक है अस्थिरोध, और सॉरी एक है रंजोरोध और एक है भोजन संबंधी विकार। ये पार्ट है यहाँ पे सारे के सारे। ओके बच्चों, वेल अब इसी को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं
कि राइट एनी सॉरी व्हाट आर दी फीमेल स्पोर्ट राइट्स, डिस्क्राइब एनी टू। तो सबसे पहली है बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है हमारा एमिनोरोइया, एक सेकेंड, बेसिकली हमारा ये हिंदी में क्या था मैं हिंदी में भूल गया, हाँ रंजरोध बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड था ईटिंग डिसऑर्डर, ये चीजें आ जाएंगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की। कुवड़ पीछे को के 3 लक्षण तथा 3 सुधारात्मक उपाय बताइए। दैट मीन्स कि कुवड़ पीछे यानी कि बेसिकली होता है ना कि कंधे गर्दन वगैरह आपके झुक वगैरह जाते हैं ना, तो इसको आपको समझाना है कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके उपाय क्या है। तो कुवड़ पीछे, कुवड़ का मतलब यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी टाइप में, तो ऐसा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि स्कैपुला के बीच में दूरी बढ़ जाती है, कंधे तथा गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं। बेसिकली आप हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के पास में या फिर आप कह सकते हो कि पीछे की साइड में स्कैपुला होता है, तो इसके बीच में दूरी बढ़ जाती है। अब इसकी दूरी बढ़ने की वजह से हमारे कंधे, हमारे गर्दन, ये क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। और इस मामले में मान लीजिए नॉर्मल हम ऐसे खड़े होते हैं, तो इस मामले में हम जो है वो इस तरीके खड़े होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है हमारा शरीर आगे की तरफ झुका हुआ लग रहा है। तो ऐसे में हमारी छाती की जो मांसपेशियां हैं उनकी लंबाई छोटी होने लगती है और हमारा शारीरिक संतुलन और जो है वो खराब होने लगता है। तो ये पीछे कुवड़ को दर्शाता है, यानी कि आप जो है सीधे खड़े नहीं रह पा रहे, आप आगे की तरफ झुकते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, स्कैपुला के बीच में दूरी की वजह से, ठीक है ना, ये चीज है। अब इसके जब हम सुधारात्मक उपाय की बात करते हैं तो बहुत बहुत सिंपल से हैं। बेसिकली हमें उन व्यायामों को करना चाहिए जिन्हें ये बीमारी है, उन व्यायामों को करना चाहिए जिनको करने से उनकी छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो तथा थोरैसिक क्षेत्र की पीठ की मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। दैट मीन्स बेसिकली उन व्यायाम को करना चाहिए जिससे कि छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो, जैसे कि चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, ये सारी चीजें। तकिए की सहायता से गर्दन की एक्सटेंशन करना, यानी कि तकिए की सहायता से एक बेसिकली योगा होता है, वो करना होता है, ठीक है। स्विस बाल पर विपरीत दिशा में मुड़ना, यानी कि पीछे को, दैट मीन्स आपको कोशिश करनी है कि आप पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ के देखें, ताकि आपका जो थोड़ा सभी कोई दूध वगैरह रुका होगा, अवरोध होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा दूर होगा, ठीक है। विपरीत दिशा में वाटरफ्लाई करना, यानी कि आप जिस तरफ झुके हुए हैं आपको उस तरफ से अपने पीछे की तरफ वाटरफ्लाई करनी है। ये चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है बच्चों। जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरा आइडिया है, सिंपल सा जितना आपको मैं समझा सकता हूँ नॉर्मली, ठीक है। सिंपल सा आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं कि राइट एनी 3 सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ हम्पबैक। क्या क्या है, पहले सिम्टम्स ऑफ हम्पबैक, आप इस संबंध में आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। फिर करेक्टिव मेजर्स फॉर हम्पबैक, इस संबंध में आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे। ओके बच्चों, तो कंप्लीट आपका यहाँ पे हो चुका है ये वाला। अब हम बात करेंगे बच्चों सेक्शन नंबर डी की। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर डी के बारे में। ओके, देखेंगे सेक्शन नंबर डी में दिया गया है कि हमें एक नीचे चित्र दिया गया, इसका अध्ययन करना है और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीयर, यानी कि ये ईडी के संबंध में जो मोच है उसे यहाँ पे दर्शाया है। तो हमें यहाँ पे समझाना है भाई कि मोच क्या होती है। बेसिकली मोच स्नायु बंधन का खिंचाव या फाड़ है, रेशेदार ऊतक जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। मोच का सामान्य स्थान आपके टखने में। दैट मीन्स बेसिकली मोच क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये जो ऊपर का पैर है और ये नीचे की हमारी जो एड़ी है, यहाँ पे जो जोड़ आपको दिख रहा है ना, इसको स्नायु बंधन कहते हैं, ठीक है। जब इसमें बेसिकली खिंचाव हो जाता है या फिर गलती से मुड़ जाता है तो जो मोच आ जाती है, तो ना इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसको मोच बोलते हैं। मोच आने का कारण क्या होता है भाई, मोच आने का सिंपल सा कारण है कि भाई जब कोई एक जोड़ को गंभीर रूप से दबाते हुए लिंगामेंट को ओवर एक्सटेंड कर देता है, फाड़ देता है। दैट मीन्स बेसिकली हमारे एडी में, इस टीयर के पास में लिंगामेंट्स होते हैं। जब ये लिंगामेंट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर थोड़े से मुड़ जाते हैं तब मोच आती है, ठीक है। जो कि कई बार दबाव डालने की वजह से या फिर होता है ना कि पैर आपका थोड़ा सा इधर मुड़क गया है, तो ऐसे ही बोलते, ठीक है। मोच से बचाव क्या है भाई, मोच से बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मोच से बचाव के लिए किसी भी तरह के खेल के लिए नियमित रूप से स्ट्रेचिंग, मजबूत बनाने वाले व्यायाम, इसी तरह खेल चोटों के लिए निवारक उपाय हो सकते हैं। दैट मीन्स कि किसी भी तरह के खेल के लिए नियमित रूप से आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, ठीक है, मजबूत बनाने वाले व्यायाम करने चाहिए अपने खेल खेलने से पहले, ताकि आपका जो ये लिंगामेंट्स होते हैं एडी के पास में, मोच जो होती है वो आपको नहीं आएगी, ठीक है।
मोच के इलाज का मुख्य बिंदु क्या है? तो मोच के इलाज का मुख्य बिंदु है भाई कि चावल, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई। मतलब ये ऐसे कुछ पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है ना, आपकी किताब में। तो मैंने ही बस वैसे लिख दिया कि लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये नहीं बताया गया था, ठीक है। बाकी आप जो वैसे इसे ऐसे याद कर लेना जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है। ओके, ऑलरेडी हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि स्टडी दी पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन का आंसर आप एक ही बार में कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 में ये चित्र बेसिकली यहाँ पे है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। ये देखिए चित्र में नाम ही दे दिया गया है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो टेस्ट का नाम है 600 मीटर दौड़ पैदल चाल टेस्ट, ठीक है। अभी जो टेस्ट है इस संबंध में इस टेस्ट का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इस टेस्ट का उपयोग एक व्यक्ति की एरोबिक पुष्टि को मापने के लिए किया जाता है। इसलिए एरोबिक जो क्षमता होती है उसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये 600 मीटर दौड़ पैदल चाल टेस्ट है, इस टेस्ट के लिए आपको जो आवश्यक सामग्री है वो क्या क्या चाहिए होती है? तो आवश्यक सामग्री के संबंध में इसके लिए आपको एक मापने की टेप चाहिए, एक ट्रैक चाहिए और चूना चाहिए, एक समतल और साफ जगह चाहिए, पेन और पेपर चाहिए स्कोर और रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए। क्या पेन और पेपर किसके लिए? स्कोर और रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए। तो क्या क्या चाहिए होता है भाई? आवश्यक सामग्री बेसिकली एक मापने की टेप, ट्रैक और चूना, समतल व साफ जगह, पेन और पेपर, ये सभी आपको चाहिए होते हैं। फोर्थ है फिर आपका यहाँ पे बच्चों प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या? देखिए फोर्थ में कि टेस्ट की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया है कि परीक्षार्थी आरंभ रेखा के ठीक पीछे दौड़ शुरू करने की खड़ी हुई दशा में आ जाता है। दैट मीन्स होता है ना कि लाइन जो है बेसिकली यहाँ से जैसे होता है कि जो रनर बेसिकली रनर होता है वो यहाँ पे ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। उसको भागना है इस तरफ, तो एकदम होता है ना कि एकदम रेडी, जैसे सीटी बजेगी, गन बजेगी, वटेवर जो भी निशान है, संकेत है चालू होने का, जैसे बजेगी वहां से दौड़ देगा। तो वैसे ही बैठते हैं। रेडी गो के सिग्नल मिलते ही 600 मीटर की दूरी दौड़ना प्रारंभ कर देता है। और इस दौरान जो आवश्यक सामग्री थी पेन और पेपर, इससे उसका स्कोर और रिकॉर्ड जो है वो जांचा जाने लगता है, ठीक है। तो ये एक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया है इस संबंध। ओके बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि कौन सा टेस्ट दर्शाया गया है, मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है इस टेस्ट का, सामग्री क्या चाहिए और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आई होप आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ गए। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। राइट द नेम ऑफ द टेस्ट शोन इन द अबव पिक्चर। 600 meter running walking test. What is the test used to measure and test aerobic fitness? Write the required material required for the test. So tape, tack, chalk, flat and clean space whatever. उसके बाद write the process of this test. तो प्रोसेस क्या है वो इजीली आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके बच्चों, वेल एक और चित्र आ गया है, ये शायद मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। पहले संगठन का मिशन क्या है, ठीक है। पहला संगठन का मिशन क्या है इन चित्रों के माध्यम से? तो मिशन ये है कि भाई विशेष ओलंपिक का मिशन बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के जो खेल हैं उनको साल भर का खेल प्रशिक्षण एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना, जिससे उन्हें शारीरिक फिटनेस विकसित करने, साहस का प्रदर्शन करने, आनंद का अनुभव करने, घटना में भाग लेने के लिए निरंतर अवसर मिलते हैं। नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे, देखो देखो दोबारा समझाता हूँ। पहले संगठन का मिशन उद्देश्य, तो पहला संगठन ये दिया हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या बेसिकली ये क्या दर्शाता है? ये विशेष ओलंपिक के मिशन सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें होता क्या है, इसमें विकलांग बच्चे और जो वयस्क बच्चे होते हैं इनको कई प्रकार के जो ओलंपिक खेल होते हैं इनको इनमें प्रशिक्षण लेने के लिए, ठीक है, इनकी प्रतियोगिता करवाने के लिए उन्हें उनकी शारीरिक फिटनेस को विकसित करते हैं, उन्हें साहस प्रदान करते हैं, उन्हें आनंद का अनुभव दिलाते हैं एवं जो कई घटनाएं होती हैं, कई जो खेल होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनमें भाग लेने के लिए इनको प्रेरित करते हैं, ठीक। फिर है हमारा दूसरा, पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो पहले संगठन का आदर्श वाक्य ये है कि भाई मुझे जीतने दें, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता कोई बात नहीं, कम से कम मुझे बहादुरी से काम तो करने दो। यानी कि दूसरा पार्ट है कि भाई पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य क्या है?
आदर्श वाक्य ये है कि मुझे जीतने दें, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम तो करने दें। मुझे पता है मैं नहीं जीत सकता, लेकिन कम से कम मुझे काम तो करने दो, ये चीज है। फिर है कि 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों के रूप में जाना जाता था। तो ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हें बेसिकली किन खेलों के रूप में जाना जाता था 1965 तक, ठीक है। तो इन्हें जाना जाता था बधिर अंतरराष्ट्रीय मूक खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल, इस संबंध में बधिर अंतरराष्ट्रीय मूक खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल, ठीक। उसके बाद में फिर चौथा है कि दूसरा फिक्चर गेम प्रत्येक डैश वर्ष के बाद में आयोजित किया जाता है। तो ये बेसिकली 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ओके, तो ये आपके कंप्लीट हो गए सारे के सारे चित्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। अब इन्हीं को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द पिक्चर्स, यानी कि या फिर पिक्चर्स गिवन व्हाटएवर हाउ लाइक इट। तो आप एबीसीडी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और एबीसीडी क्वेश्चन का आंसर भी यहां से पढ़। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर डी भी हो जाता है कंप्लीट। अब बचता है हमारा केवल और केवल सेक्शन नंबर ए। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें पार्ट 3 के लिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें, अपने पेपर की तैयारी कर सकें। और लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी कि पार्ट 3 आपको कब चाहिए। वैसे मैं आपको कल सुबह तक 10-11 बजे के आसपास तक आपको प्रोवाइड भी करा ही दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली आज का हमारा जो पार्ट था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर सी से हमने शुरू किया था, ठीक है। प्रतियोगिता की समाप्ति पर विभिन्न समितियों के कार्य बताइए। तो हर एक समिति का कार्य आपको कैसे कैसे करना था ये सारी चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, हिंदी में भी और आसान तरीके से इंग्लिश में भी सारी चीज मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है कि मेरा समझाने का तरीका आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।